हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आईडी ट्रेनिंग सेंटर। जैसा कि लेक्चर 4 मूल कंसेप्ट का यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। नाउ वी आर विद द फिफ्थ लेक्चर ऑफ मूल कंसेप्ट। अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे परसेंट कंपोजिशन पढ़ेंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है, एंड देन विल स्टडी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये तीन टॉपिक हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा परसेंट कंपोजिशन से। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? परसेंट कंपोजिशन होता क्या है। ठीक है, अब देखिए परसेंट कंपोजिशन नथिंग बट वी कैन से, हम लोग बोल सकते हैं कि एक एलिमेंट का, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एक कंपाउंड में कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज व्हाट बेटा परसेंट कंपोजिशन। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड। सही बात है कि नहीं? तो परसेंट कंपोजिशन का मतलब इतना ही है कि एक एलिमेंट का, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का उस कंपाउंड में कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज व्हाट बेटा, दैट इज व्हाट बेटा परसेंट कंपोजिशन। अब जो परसेंट कंपोजिशन है, इतना समझ में आता है व्हाट इज परसेंट कंपोजिशन। अब जो आपका परसेंट कंपोजिशन है बेसिकली वो हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, है ना। पहला होता है, जो परसेंट कंपोजिशन है वो हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला कौन सा? बाय मास, और दूसरा तरीका है बाय नंबर, नंबर ऑफ एटम। दो तरीके हमारे पास परसेंट कंपोजिशन कैलकुलेट करने का। अब दोनों के फॉर्मूले में वन बाय वन लिखती हूँ। ठीक है, पहले का फॉर्मूला परसेंट कंपोजिशन कौन सा वाला? बाय मास। ठीक है बेटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो इधर दो तीन तरीके इसको लिखने के, है ना। क्या लिखेंगे? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दी कंपाउंड, सीपीडी का मतलब है कंपाउंड, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, है ना, मतलब मास ऑफ दैट, जिस भी एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन निकालना चाह रहे हैं उसका मास इन दी गिवन कंपाउंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए, है ना, और क्या लिख सकते हैं? सेम इसको और लिखने का तरीका क्या है? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट एलिमेंट इन मॉलिक्यूलर वेट, वही मोलर मास डिवाइड बाय मोलर मास, कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट एलिमेंट इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। इसको लिखने का तरीका एक ये भी है, या फिर और क्या लिख सकते हैं? एक और तरीका इसको लिखने का, दो तीन तरीके बेटा लिखने के, है ना। एक और तरीका क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट मल्टीप्लाई एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। सारी चीजें एक ही बात है, तीनों फॉर्मूला, तीनों के तीनों फॉर्मूला एक ही बात है। किसका? ये परसेंट कंपोजिशन निकालने का तरीका है। बाय व्हाट? दिस इज द परसेंट कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड बाय मास। ठीक है, एक तो ये तरीका है बाय मास निकालने का। अब आइए बाय नंबर, है ना। इतना क्लियर है बेटे? फॉर्मूला तीनों क्लियर है? अभी एग्जाम्पल समझाएंगे सब सारी चीजें। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, फाइंड
परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन एटम इन CO2, ये आपको बोला है, ठीक है। अब आप बताइए, और देखो एक और चीज ध्यान में ना, अगर कोई में मेंशन नहीं है कि बाय मास निकालना है कि बाय नंबर निकालना है, तो ऑलवेज आपको क्या ध्यान में रखना है कि हम लोग को बाय मास के फॉर्मूले के थ्रू जाना है, ठीक है बेटा, ध्यान में रखना, आगे मैं लिखवा भी दूंगी, है ना। चलिए अब देखो इधर कार्बन का निकालना है, किसका निकालना है, कार्बन एटम का निकालना है। अब एक बात बताओ, कार्बन एटम का निकालना है, ठीक है, तो परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन CO2, तो CO2 में कार्बन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज व्हाट परसेंट कंपोजिशन। अब देखिए फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले CO2 लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करके उधर, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हमें पता है सबसे पहले तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लो साइड में, किसका, CO2 का, कितना आता है CO2 का मोलर मास, कार्बन कितना कंट्रीब्यूट करता है 12, प्लस 2 ऑक्सीजन आइटम है, एक ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट करता है 16, तो टोटल कंपाउंड का मास कितना आ रहा है, मोलर मास कितना आ रहा है 44, सही बात है कि नहीं। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 44। अब मैंने कार्बन कितना कंट्रीब्यूट करे इस 44 में, कार्बन कितना कंट्रीब्यूट करे इस 44 में, ओनली 12, तो आपने लिख दिया 12। कितने कार्बन एटम्स है, एक कार्बन एटम है, सही बात है, एक कार्बन एटम 12 कंट्रीब्यूट करेगा, और इसमें एक ही एटम है कार्बन का CO2 में, मल्टीप्लाई क्या कर दे बेटा 100, तो ये क्या आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 44 मल्टीप्लाई 100 इज योर आंसर। समझ में आती बात, दिस इज व्हाट परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन CO2। सिमिलरली वो आपको ये क्वेश्चन दे सकते हैं, और क्या क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन ग्लूकोज, सही बात है कि नहीं। ये फॉर्मूला आपको लिख के दिया है कि फाइंड परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। तो सबसे पहले तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज बेटा। अब पहले परसेंटेज किसका निकाल लो, कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का, फिर किसका निकाल लो बेटा, ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले तो आप मोलर मास निकालिए ग्लूकोज का, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, यहाँ साइड में निकालेंगे कितना 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस 12 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 1 प्लस कितने ऑक्सीजन है बेटा 6 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई 16, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना आता है 180 के अराउंड आता है, कितना आता है बेटा 180 के अराउंड आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 180, सही बात है। कितने कार्बन है बेटा 6 कार्बन है, एक कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन है 12, तो 6 कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, ये यहाँ पे क्या कर दूं मैं 12 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई परसेंटेज निकाल रहे तो क्या करना पड़ेगा 100, दिस इज द कंट्रीब्यूशन। हाइड्रोजन का निकालो 180, तो वही का वही रहेगा, कितना हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, सॉरी हाँ 12 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है एक ही है, मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालते तो क्या बोलेंगे भाई 180, कितने ऑक्सीजन है ग्लूकोज में ऑब्वियसली 6, एक ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 16, मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100। तो जब आप इनको सॉल्व कर लोगे व्हाट यू विल गेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड। क्लियर है, ऐसे निकालते हैं हम लोग परसेंट कंपोजिशन। क्लियर है बेटा, हाँ चलिए इतना क्लियर है। अब आओ दूसरा तरीका, परसेंट कंपोजिशन बाय नंबर से भी निकाला जाता है ना, कैसे निकालते हैं सेम फॉर्मूला है, थोड़ा बस वेरिएशन आएगा उसमें। सबसे पहले क्या लेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, जिसका आप निकालना चाह रहे हो उसकी बात हो रही है, ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, in the given compound divided by total number of
टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है ना। और ऑब्वियसली क्योंकि अपन परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई भी करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। जैसे अब इसी की बात कर लूं मैं, यहाँ पे देखो, अगर मैं बात कर लूं किसकी, मैं बोल रही हूँ कि आप एक काम करो, H2O का मुझे, H2O में मुझे हाइड्रोजन का परसेंट कंपोजिशन निकाल के दो। हाइड्रोजन का क्या निकाल के दो? परसेंट कंपोजिशन बाय नंबर लिख के दिया है मैंने। तो बेटा क्या करना है आपको, किसका निकालना है? हाइड्रोजन का, और बाय नंबर निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स है H2O में? दो आ गए, ठीक है बेटा। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3, मल्टीप्लाई क्या कर दें? 100। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? 200 डिवाइड बाई 3, परसेंटेज लगा के आप आंसर दे सकते हो। दिस मच परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन H2O बाय नंबर। क्लियर है? फॉर्मूला वही है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उस गिवन कंपाउंड में डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो ये क्या हो गया? बाय नंबर हो गया परसेंट कंपोजिशन। सही बात है कि नहीं? चलिए, आई होप इतना सबको क्लियर है परसेंट कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़ते पहले, है ना। A certain compound of molecular mass 168 ग्राम पर मोल, ठीक है। कंपाउंड का पहले क्या गिवन है? मॉलिक्यूलर मास गिवन है, ठीक है, समझ में आता है इतना, है ना। इज फाउंड टू कंटेन 100 डिवाइड बाई 3% ऑफ नाइट्रोजन। क्या बोला उसने? 100 डिवाइड बाई 3% ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन बाय मास लिख लो, लिखना चाहो तो। जैसा कि मैं पहले ही आप लोग को बोल चुकी हूं कि इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि बाय नंबर है कि बाय मास है, ऑलवेज कंसिडर इट बाय मास, ठीक है बेटा। चलिए, तो नाइट्रोजन का परसेंट कंपोजिशन गिवन है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। फॉर्मूला नहीं पता हमें क्या है क्या नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी हमारे पास XYZ एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन का एलिमेंट प्रेजेंट है और उस कंपाउंड में नाइट्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बेटा? 100 डिवाइड बाय 3%, ठीक है। आता है मैम यहाँ तक समझ में। डिटरमाइन द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने एटम है, ठीक है, आ गया समझ में। अब आप देखो, परसेंट कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन गिवन कंपाउंड, यही तो निकालना है। परसेंट कंपोजिशन तो गिवन है अपन को, भाई गिवन है नाइट्रोजन का परसेंट कंपोजिशन इन द गिवन कंपाउंड कितना है? 100 डिवाइड बाई 3%, ठीक है। कंपाउंड का मोलर मास भी गिवन है, कितना है? 168 ग्राम पर मोल। क्या चाहिए? हाउ मेनी नाइट्रोजन आइटम्स आर देयर? हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स, कितने नाइट्रोजन एटम है ये निकालना। तो देखो इधर इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। दीज थिंग्स आर व्हाट? दीज थिंग्स आर गिवन, ये तो गिवन है अपन को क्वेश्चन में, सही बात है कि नहीं। अब देखो कैसे निकालना अपन को। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, परसेंट कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन बाय मास, ठीक है। अब आप क्या करते हो, क्या लिखे अपन? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक वेट या मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। बेटा यही फॉर्मूला है क्या, और मल्टीप्लाई क्या कर दो? 100, ठीक है। आता है मैम यहाँ तक समझ में। क्या हम लोग को क्वेश्चन में ये गिवन है परसेंट कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन बाय मास? हाँ, कितना गिवन है जल्दी जल्दी बताओ, कितना गिवन है? गिवन है 100 डिवाइड बाय 3%, ठीक है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स पता है? नहीं पता। क्या मान लिया हम लोगों ने? क्या मान लिया? लेट्स सपोज Z मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एक एटम का मास कितना होता है? 40 डिवाइड बाय मोलर मास उसने गिवन है कितना? 168, सही बात है कि नहीं? 168 गिवन है। तो क्या हम यहां से Z की वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाला जा सकता है। तो जब आप Z की वैल्यू, Z इज व्हाट? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स।
तो कितना आएगा, Z की वैल्यू आएगी यहाँ पे अराउंड 4। तो उसके एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, 4। अब रिमेनिंग कोई भी हो सकता है, रिमेनिंग कार्बन हो सकता है। आप अगर आप करना चाहो तो वैसे मान लो कि CX और N प्रेजेंट है, ये X है, ये Y है, ये Z है, हमें नहीं पता कितने एटम Z के हैं, तो हम लोगों ने मोलर मास तो गिवन है ना, आपसे मोलर मास तो कैलकुलेट नहीं करवाया, उसने दिया ऑलरेडी। तो आपको क्या मतलब है दूसरे आइटम्स क्या प्रेजेंट है, आपको मतलब किससे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन से, क्योंकि उसने नाइट्रोजन का पूछा है। सही बात है। अब मोलर मास आप लोग गिवन है, कितने नाइट्रोजन है वो नहीं पता, एक नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करता है बेटा, 14, तो पता नहीं कितने नाइट्रोजन की, तो मैंने क्या मान लिया उसको, Z। ये परसेंट कंपोजिशन गिवन है, जब आप Z की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 4, कैलकुलेट करेंगे तब। ठीक है, ऐसे अपन को क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जैसे ये यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को देखना, Na2SO4.XH2O is given to us। ठीक है, it is found to lose 56% of its weight upon prolonged heating। मतलब हीट करने पे ये अपना वेट क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। कितना परसेंटेज वेट लूज कर रहा है, 56% वेट लूज कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, और ये बाय मास दे रखा है। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या दे रखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हिंट क्या गिवन है, अपॉन हीटिंग लॉस ऑफ वेट ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल। मतलब आप इसको समझिए कि Na2SO4.XH2 जो तो गिवन था, इसको जब अपन ने प्रोलॉन्ग हीटिंग करी तो ये क्या बन गया, Na2SO4 प्लस XH2O यहाँ पे बाहर निकल गया। तो ये जो बोल रहा है कि देयर इज अ लॉस, कितना, 56% लॉस हुआ है। किसका, तो 56% लॉस किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू व्हाट, वाटर। मींस इस पर्टिकुलर कंपाउंड में पानी का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, कितना परसेंट कंपोजिशन प्रेजेंट है, 56% कंपोजिशन प्रेजेंट है। किसका, पानी का। यही हिंट मिलता है यहां से। इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि इन द गिवन कंपाउंड हाउ मेनी वाटर या हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट, 56% बाय मास। सही बात है कि नहीं। तो क्या हमें इनडायरेक्टली ये बोलने का ट्राई कर रहा है कि 56% बाय मास या परसेंट कंपोजिशन ऑफ वाटर इन द गिवन कंपाउंड इज व्हाट, 56%। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है। और इसने क्या पूछा है, एक्स बता दो, 5 है कि 2 है कि 4 है कि 10 है कि कितना है। ठीक है, चलिए अब देखो क्या लिखे, परसेंट कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय मास। पहले फॉर्मूला लिखना सीख लो, इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, या मैं सीधा सीधा लिख लूं, contribution of water molecule in compound divided by molar mass of the compound। सही बात है कि नहीं। अब आप देखिए फॉर्मूला क्या था, साइड में लिखती हूं मैं। फॉर्मूला क्या है बेटा अपने पास, फॉर्मूला है Na2SO4.XH2। ठीक है, अब ये तो दे दिया अपन को, कितना दिया है, 56%। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द गिवन कंपाउंड। ठीक है, हमें नहीं पता कितने वाटर मॉलिक्यूल है, तो मैंने इसको क्या मान लिया यहाँ पे, x मल्टीप्लाई, एक वाटर मॉलिक्यूल कितना कंट्रीब्यूट करता है बेटा, 18, करेक्ट, 18 ग्राम पर मोल कंट्रीब्यूट करता है एक वाटर मॉलिक्यूल इन द मोलर मास, डिवाइड बाय टोटल मोलर मास कितना है, निकालते हैं। सोडियम का कितना होता है 23, मल्टीप्लाई क्या कर दूं 2, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, कितने सल्फर है 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन का 16 है, कितने ऑक्सीजन 4, प्लस अब क्या करें x लिख दूं यहाँ पे x, और यहाँ पे ओवरऑल 2 हाइड्रोजन हो गए प्लस 1 ऑक्सीजन हो गया, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100, है ना। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, इसको ये 56% दे रखा है, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी आपकी दैट इज अराउंड 10, दैट इज अराउंड 10। तो जो फॉर्मूला था ऊपर दैट इज व्हाट, जो मेन फॉर्मूला था वो क्या था अपना
Na2SO4 डॉट 10H2O। समझ में आती है बात इतनी? जब आप इसको सॉल्व करोगे, फिर से देख लेते एक बार क्या बोला उसने कि इतना ये मॉलिक्यूल है, इसमें पानी के कितने मॉलिक्यूल है हम लोग को नहीं पता, तो आपको वही बताना है, और परसेंट कंपोजिशन हम लोग को पता चल गया, क्योंकि जब हमने हीट करा तो 56% पानी निकला बाहर, तो मतलब गिवन मॉलिक्यूल में कितने वाटर का कंपोजिशन क्या था 56%, तो पानी का कंपोजिशन पता चल गया इन द गिवन मॉलिक्यूल 56%। कितने वाटर मॉलिक्यूल है वो तो निकालना ही है, तो वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं नहीं पता, मल्टीप्लाई एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है मोलर मास में 18 है ना, 18 है ना, डिवाइड बाय मोलर मास निकाल लो। अब इसका तो देखो इतना, अब पूरा मोलर मास आप नहीं निकाल पाओ क्योंकि H2 दे रखा है ना, हमें नहीं पता कितने मॉलिक्यूल X है, ठीक है, उसने गिवन भी नहीं है तो मैंने ये लिख लिया। सही बात है, ऐसा लिखा जा सकता है, तो क्या दिक्कत है, 23 ये वो सारा मोलर मास लिख लिया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो फॉर्मूला क्या रहेगा Na2SO4 डॉट 10H2O। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट अगेन इजी क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, क्या दे रखा है इसमें देखिए, एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन को कोई ऑक्साइड दे रखा है Fe2ON ऑफ आयरन कंटेन 70% आयरन बाय मास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ X। मतलब ये बोल रहा है कितना परसेंट आयरन है बेटा इसमें 70% तो आयरन है। सही बात है कि मतलब आयरन का परसेंट कंपोजिशन दे रखा है बाय मास। ठीक है, अब इसने पूछा कि फॉर्मूला कंप्लीट कर दो आप, तो पहले की तरह, तो पहले क्या लिखोगे, परसेंट कंपोजिशन ऑफ आयरन, फॉर्मूला लिखना सीख लेंगे तो सवाल आता है, डिवाइड बाय कितने आयरन के मॉलिक्यूल है 2, एक आयरन का कितना होता है बेटा 56। सही बात है कि नहीं, फिर टोटल मोलिकुलर मास कितना है नहीं पता, तो हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 56 प्लस n मल्टीप्लाई, एक ऑप्शन का कितना होता है बेटा 16। सही बात है कि परसेंट कंपोजिशन बाय मास ऑफ आयरन इज व्हाट 70, तो ये 70% गिवन है आपको, इधर आओ 2 पता है अपन को, 56 है इसमें, 2 मल्टीप्लाई 56 प्लस n मल्टीप्लाई 16, तो यहां से जो n की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 3, तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास Fe2O3, दिस इज द आयरन ऑक्साइड। क्लियर है बात, सीधा सीधा फॉर्मूला बेटा, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन परसेंट कंपोजिशन पे। ठीक है, क्लियर है सबको इतना, हाँ सीधा, जिसका परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला लिख लो और जो पूछा है वो निकाल के दे दो, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन इट्स इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो, इफ मास परसेंटेज, देखो मास परसेंटेज बोले परसेंट कंपोजिशन बोले एक ही बात है, ठीक है। अब ये बोल रहा है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अ डाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट, डाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट क्या होगा बेटा, डाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट मतलब एल्कली मेटल से, एल्कली अर्थ मेटल से बनाएंगे, दैट इज MCO3, इसी में क्या होगा M आपका +2 होगा और CO3 क्या होगा -2। ठीक है, फॉर्मूला ये समझ में आता है। क्या बोला है, इफ द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द डाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट इज 48%, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ मेटल। ठीक है, किसका परसेंटेज दिया है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के लिए फॉर्मूला लिखो फटाफट से, कैसे लिखोगे, परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन बाय मास इज इक्वल्स टू व्हाट, कितने ऑक्सीजन एटम है वो देख लो फटाफट से, भाई कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन एटम है 3 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, मल्टीप्लाई एक ऑक्सीजन एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है 16। ठीक है, नीचे आओ, मोलर मास तो निकालना है मेटल का, मेटल का कितना है, तो मेटल की जगह मैंने लिख दिया बेटा X, फिर कार्बन का कितना होता है 12, एक ही कार्बन है, प्लस कितना ऑक्सीजन है 3, मल्टीप्लाई क्या कर दूं 16। ऑक्सीजन का परसेंट कंपोजिशन दिया हुआ भाई मास कितना गिवन है बेटा, फटाफट से पढ़ो 48%, कितना गिवन है 48, तो 48% इज इक्वल टू व्हाट 3 मल्टीप्लाई 16 x प्लस 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 16, तो यहां से आप क्या x की वैल्यू निकाल सकते हो, मेटल का क्या आ जाएगा एटॉमिक मास, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा 40 ग्राम पर मोल विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, और 40 है तो कौन सी मेटल है वो आप चेक करिए, है ना, कैल्शियम है। ठीक है, समझ में आता है ये क्वेश्चन, तो इजी इजी क्वेश्चन आते हैं परसेंट कंपोजिशन, बहुत इजी इजी है ना। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं,
है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा लग रहा है कि देख के डर लग जाएगा, नहीं, परसेंट कंपोजिशन का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी बड़ी बनाई है ताकि आप लोग को थोड़ा डर लगे, हाँ, कि आधे बच्चे तो भूल ही जाए, लैंग्वेज में उलझ जाए, है ना। कई बार क्वेश्चन लेंदी करने का रीजन ये होता है, जो क्वेश्चन जितना ज्यादा लेंदी है उतना ही ज्यादा वो इजी है, ठीक है, क्योंकि आधे बच्चे तो लैंग्वेज में फंस जाते हैं। अब देखो उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पढ़ते। अ पॉलीस्टाइरीन हैविंग द फॉर्मूला, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन का ये फॉर्मूला दे रखा है, समझ गए, ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, फॉर्मूला काम का अपना was prepared by styrene with tribromobenzoyl peroxide in absence of air if it was found to contain 10.46% of Br by mass then find the value of n। मुझे वो बताओ, इसने क्या बोला है कि भाई इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का दे रखा है ना, नहीं Br का दे रखा है, Br का जो परसेंट कॉम्पोजिशन है बाय मास वो ये गिवन है। एक तो काम की चीज ये है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा काम की चीज क्या है, फॉर्मूला है, तीसरा काम की चीज क्या है, उसने पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ एन। मतलब इस फॉर्मूला में कितने Br के आइटम्स है वो पूछे, सॉरी Br का नहीं, कितने एन है, मतलब ये क्वांटिटी, ये नंबर कितना है, C8H8 का नंबर कितना है, ये यूनिट कितनी है उसमें, ये पूछा उसने बेसिकली, समझ में आती है बात। चलिए, क्या इस क्वेश्चन में हमें इन चीजों से कोई मतलब है कि किससे बना है, किसकी एब्सेंस से बना है, किसकी प्रेजेंस से बना है, नहीं, हमें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए सिर्फ तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, किससे बना है डजंट मैटर, क्या फॉर्मूला है, कितना परसेंटेज मास है Br का, और वैल्यू निकालनी है n की। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, परसेंट कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू Br के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। चलो अब क्या लिखेंगे, परसेंट कंपोजिशन, है ना, बाय परसेंट कंपोजिशन ऑफ ब्रोमीन एटम बाय मास, ठीक है, बाय मास अपन को लिखना है ना। अब देखो इधर आओ बेटा, ऊपर वाले फॉर्मूले में कितने Br थे, फटाफट से देखो, 3 Br है, ठीक है मैम, आपने 3 Br लिख दिए, लिख देते हैं हम लोग। एक ब्रोमीन कितना कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 80। टोटल मॉलिक्यूलर मास देखो फटाफट से, टोटल मॉलिक्यूलर मास गिवन तो नहीं, लिखना पड़ेगा, तो क्या करें, 3 × 80 प्लस, फिर क्या गिवन है बेटा, फिर गिवन हम लोग को C6H3, ठीक है, तो लिख लो 6 × 12 प्लस 3 × 1 प्लस, अभी देखो इधर n दे रखा है, कितने n है नहीं पता, तो सीधे सीधे क्या कर दो, n है ना, 12 एक कार्बन 12, तो 8 कार्बन कितने, 8 मल्टीप्लाई, फिर क्या दे रखा है, 8 हाइड्रोजन दे रखे हैं प्लस 1, है ना, ये लिखा जाएगा और तो क्या, हाँ सही है सारा। चलिए अब एक बात बताइए, क्या हम लोग को ये डेटा गिवन है बेटा, ये डेटा गिवन है, कितना गिवन है बेटा, क्वेश्चन में देखो फटाफट से, 10.46, कितना गिवन है बेटा, 10.46%। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से, 3 × 80, फिर यही जो ऊपर अभी लिखा है वो कैलकुलेट करेंगे, और यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू, और जो n की वैल्यू आ रही है दैट इज अराउंड 19, दैट इज अराउंड व्हाट बेटा, 19, ठीक है बेटा। सो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे किस पे, आपके परसेंट कंपोजिशन पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा अपना, नेक्स्ट टॉपिक, वैसे तो हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन चाहिए, एक टर्म का नोन एज वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी जिसको वीडी अपन बोल देंगे, क्या बोलेंगे बेटा, वीडी। अब वेपर डेंसिटी है क्या, देखिए इधर, सॉलिड और लिक्विड के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, सॉलिड और लिक्विड्स के लिए डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ऐसा निकाल लेते हैं अपन सॉलिड्स के लिए। गैस के लिए वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं अपन, सॉरी गैस के लिए डेंसिटी कैसे निकालते हैं अपन, देखो इसको पहले समझो,
गैस के लिए ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्योंकि फिक्स नहीं होता है वॉल्यूम। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे वही पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, अपनी आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बेटा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखना कैसे इसको अरेंज करा है, क्या करा है। अब देखो इधर हम लोग को पता है पीवी तो इधर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो देखो फटाफट से, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई क्या है बेटा, आरओटी। ठीक है, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डब्ल्यू डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई इधर आर, और ये आर और टी इधर आ गया। अब हमें पता है कि इस टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये टर्म क्या है बेटा, डेंसिटी। तो हम लोग सीधे क्या लिखेंगे, P इज इक्वल्स टू डेंसिटी डिवाइड बाय आर, डेंसिटी मल्टीप्लाई आर टी डिवाइड बाय मोलर मास। सो ऑब्वियसली डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू व्हाट, बेसिकली प्रेशर मोलर मास डिवाइड बाय आरटी। किसके लिए, गैस के लिए हम लोग डेंसिटी ऐसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर गैसेस वी आर कैलकुलेटिंग डेंसिटी लाइक दैट ओनली। ये किसके लिए बेटा, फॉर गैस। किसके लिए बेटा, फॉर गैसेस के लिए हम लोग जो डेंसिटी है वो कुछ ऐसे कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। समझ में आता है, देखो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है, एन इज व्हाट, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई आरटी इज इक्वल्स टू पीवी। वॉल्यूम को अपन इधर भेज दिया, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डेंसिटी होता है। आरटी ऐसे कैसे है, मोलर मास ऐसे कैसे है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, PMW मोलर मास डिवाइड बाय RT, मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, जिस भी गैस का आप लोग डेंसिटी निकालना चाहते हो। तो फिर बोलोगे हम वेपर डेंसिटी क्या है, ये क्या चीज है ना, सी व्हाट इज वेपर डेंसिटी, यही अपने काम की चीज है। इतना क्लियर है बेटा, गैस के लिए कैसे निकालते हैं, सॉलिड के लिए कैसे निकालते हैं, लिक्विड के लिए कैसे निकालते हैं, हाँ सबको क्लियर है इतना। चलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इधर हम क्या बोल रहे हैं, इधर वेपर डेंसिटी, क्या बेटा, वेपर density. Vapor density is nothing but we can say density of a gas, density of a gas with respect to hydrogen gas, with respect to hydrogen gas, with respect to hydrogen gas at same temperature and pressure। हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में किसी गैस की डेंसिटी कितनी है, दैट इज व्हाट बेटा, वेपर डेंसिटी। क्लियर आता है, नाम से समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली डेंसिटी ऑफ अ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस ऑफ अननोन गैस, हमें नहीं पता किस गैस की बात करें, अननोन गैस, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। क्या बोलते हैं, किसी एक गैस का डेंसिटी निकालना है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के आप दूसरी गैस की डेंसिटी निकालते हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उस गैस की वेपर डेंसिटी। क्लियर है बेटा। अब देखो हमें पता है कि गैस की डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P मॉलिक्यूलर वेट अननोन है तो नहीं पता हम लोग को, दिस इज अननोन, डिवाइड बाय RT था, ठीक है। फिर किसका, हाइड्रोजन का, तो P मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, बताए विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, डिवाइड बाय व्हाट, ROT। अभी अभी हम लोगों ने बोला है कि वेपर डेंसिटी हम कहाँ कैलकुलेट करते हैं बेटा, वेपर डेंसिटी कहाँ कैलकुलेट करते हैं, सेम टेम्परेचर और प्रेशर। अब जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सेम है तो क्या ये वाली चीज कट जाएगी, प्रेशर से प्रेशर कट जाएगा, RT से RT कट जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर, देखना क्या बच रहा है, मोलर मास बच रहा है, मोलर मास ऑफ अननोन गैस, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज व्हाट, मोलर मास ऑफ H2 गैस। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ H2 गैस पता है अपन को कितना होता है, दिस इज व्हाट, मोलर मास ऑफ अननोन गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, कितना है बेटा, 2
इज इक्वल्स टू व्हाट, वेपर डेंसिटी। तो अगर आपको किसी गैस की वेपर डेंसिटी पता है तो क्या आप उस गैस का मोलर मास निकाल सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे? मोलर मास इज इक्वल्स टू व्हाट, उसकी वेपर डेंसिटी को अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दे, व्हाट यू विल गेट द मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। तो बाय द हेल्प ऑफ वेपर डेंसिटी यू कैन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट बेटा, वेपर डेंसिटी। दिस इज व्हाट बेटा, वेपर डेंसिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फिर से एक बार देख लो, सॉलिड और गैस के लिए कैसे निकालते हैं अपन, सॉलिड और लिक्विड के लिए कैसे निकालते हैं, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्योंकि गैस का वॉल्यूम वगैरह फिक्स नहीं होता है, करेक्ट डिफाइन नहीं होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था। अब नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास लिखा जा सकता है। यस। अब बोलो कि मैम ये तो जुगाड़ से लग रहा है। हाँ बेटा ये जुगाड़ ही है ना? क्लियर है? ये जुगाड़ ही है। Even sometimes you will see कि same formula vapor density is equals to 2 multiply molar mass divided by 2 we will use for solids also and liquids also। जुगाड़ एक तरीके का, ठीक है? कुछ केसेस में देखेंगे आप लोग। फिर देखिए, वैसे तो गैस के लिए डिफाइन किया गया है, बट ज्यादा मतलब अगर हम लोग प्रिसाइज मेजरमेंट पे जाएं तो करेक्ट डेटा नहीं देगा सॉलिड और लिक्विड के लिए, बट अप्रोक्सीमेट डाटा आप लोग को मिल जाएगा बस, ठीक है? अब देखिए, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, अब हमें पता है कि वॉल्यूम उधर भेज देंगे तो मास डिवाइड वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डेंसिटी। तो क्या हम लोग यहाँ पे गैस की डेंसिटी निकाल सकते हैं रीअरेंज करके इक्वेशन को? हाँ बिल्कुल निकाला सकता है। वेपर डेंसिटी क्या है, किसी गैस की आपको डेंसिटी देखनी है अगर विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, देन दैट इज व्हाट बेटा, वेपर डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ये, और वो भी किस पे, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो ये सब कट जाएगा और यू विल एंड अप विद दिस पर्टिकुलर फार्मूला नेम्ड एज वेपर डेंसिटी। ठीक है, चलिए एक और टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की जरूरत कैसे पड़ी या क्या है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो हम लोग देखेंगे, बट एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए कि यार हम लोग ये परसेंट कंपोजिशन से क्या नहीं निकाल पा रहे क्या एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो देखते हैं अपन। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a certain compound contain 50% carbon by mass and 50% oxygen by mass, determine its molecular formula। ध्यान में रखना उसने क्या पूछा है, क्या पूछा उसने पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। क्या बताना बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है आपको। ठीक है, तो अब काम करो, उसने बोला कंपाउंड है तो इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, यही कंपाउंड है, ऑक्सीजन और कार्बन है। 50% क्या दिया हुआ है, कार्बन, 50% क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब परसेंट कंपोजिशन इज गिवन टू अस, तो लिख लेते हैं भाई दोनों का। कैसे लिखेंगे, परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास। फॉर्मूला में कितने कार्बन है नहीं पता, तो मैंने क्या लिख दिया एक्स, लेकिन एक कार्बन कितना कंट्रीब्यूट करता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई मैंने क्या लिख दिया एक्स, कितना है नहीं पता, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई क्या लिख दू बेटा 12x लिख दू, और यहाँ पे क्या लिख दू 16y मल्टीप्लाई व्हाट 100। ठीक है बेटा, दूसरा क्या है बेटा, और ये क्वांटिटी कितनी रखी, मतलब 50% इज व्हाट 12x डिवाइड बाय 12x प्लस 16y, तो ये एक इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन का भी परसेंटेज कितना दे रखा है 50%, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लिख दूंगा यहाँ पे 50% इज इक्वल टू व्हाट, ऑक्सीजन का लिख रही हूं मैं तो कितना लिखेंगे 16x, सॉरी 16y, ऑक्सीजन y है ना फॉर्मूला में, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 12x प्लस 16y, ये इक्वेशन 2 बन गई। तो इक्वेशन 1 और 2 से आपके पास जो x डिवाइड बाई y आ रहा है दोनों इक्वेशन में, वो कितना आ रहा है बेटा 4/3, कितना आ रहा है बेटा 4/3, मतलब हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है C4 आ रहा है और ऑक्सीजन का 3 आ रहा है। सही बात है, यही आ रहा है C4 और ऑक्सीजन का 3 आ रहा है। अब जरूरी है कि यही हो, सही बात है, ये तो रेशो आ गया ना अपने पास, ये तो रेशो है, एक्स और वाई का रेशो है विच इज व्हाट 4/3। अब क्या ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यार, ये रेशो ये भी तो हो सकता है, कोई जरूरी है क्या, है ना। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 3 चौक 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 से 9, और क्या किया जा सकता है, और इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या बनाया जा सकता है, और आगे बनाया जा सकता है यार, इसमें क्या है 4 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा यहाँ पे,
और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 12 4 16, सॉरी 4 12 है ना, ये भी तो हो सकता है इसका, क्या दिक्कत है, 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो क्या हो सकता है, ये किया जा सकता है। और देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगा, ये यहाँ C8 आ सकता है, और यहाँ पे क्या आ सकता है बेटा, O6 आ सकता है, ये भी तो हो सकता है, क्या दिक्कत है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करके देख लो तो कितना आ जाएगा 12 और 9 आ सकता है ना बेटा। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, दीज आर द पॉसिबिलिटी, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कौन सा है, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये तो हमारे पास रेशो आ रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी, सब पॉसिबिलिटीज है ये तो, सही बात है कि नहीं। तो क्या हम लोग अब क्या करें, अब कैसे, क्या हम लोग परसेंट कंपोजिशन का यूज करके कैन वी फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास, नो वी कैन नॉट फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास by simply using the percent composition, we required another data, right, क्या लिखे यहाँ पे, by the help of, लिखते हैं यहाँ पे, we cannot find क्या बेटा, molecular formula by the data of percent composition only। अगर इसका परसेंट कंपोजिशन ही गिवन है सिर्फ, तो हम लोग भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं, सीधी बात, सही बात है कि नहीं, वी कैन नॉट फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी रिक्वायर्ड अनदर डेटा, दैट इज व्हाट, लिखती हूं मैं यहीं, टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of compound we required another data either क्या बेटा, either molecular mass, या तो हमें मॉलिक्यूलर मास पता हो उस गिवन कंपाउंड का तब निकाल सकते हैं, और वेपर डेंसिटी, क्या बेटा, वेपर डेंसिटी, क्योंकि वेपर डेंसिटी अगर पता है तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लोगे, उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। तो अगर ये दोनों डाटा पॉइंट नहीं गिवन है और सिर्फ परसेंट कंपोजिशन गिवन है, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, वी कैन कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला, आई एम नॉट डिनाइंग, जैसे इनमें से, इन इस क्वेश्चन में इन चारों में से ये जो चारों दे रखे हैं, दिस है ना, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनमें से जो सबसे सिंपल रेशो वाला है, अमंग दीज, यहां पे लिख देती हूं, अमंग दीज द सिंपलेस्ट वन, किसमें, रेशो में जो सबसे सिंपल वाला होगा, द सिंपलेस्ट वन इज कॉल्ड व्हाट, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला बेसिकली जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है आपके गिवन कंपाउंड में, उनका सिंपलेस्ट रेशियो इज व्हाट, एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना। और व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक्चुअल नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम्स आर व्हाट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर उन एटम्स का एक्चुअल नंबर प्रेजेंट है गिवन कंपाउंड में, दैट इज व्हाट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर उनका सिंपल रेशियो प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे इसका, ये इसका इन चारों में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन है, ये, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इज व्हाट एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है कि नहीं। तो बाय यूजिंग परसेंट कंपोजिशन वी कैन फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, बट वी कैन नॉट फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर दैट वी रिक्वायर्ड अनदर डेटा पॉइंट, आइदर वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। जैसे इसका है, अब मैं आपको बोल दूं ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए, फॉर अबव क्वेश्चन, for above question, let the molar mass is, आप above question के लिए लेट सपोज मोलर मास कितना होगा इसका, है ना,
लेट द मोलर मास इज 228 ग्राम पर मोल, मतलब ऊपर वाले का मोलर मास उसने दे दिया क्वेश्चन में, लेट्स से कितना 228 ग्राम पर मोल। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग इसका सिंपलेस्ट वाला उठाएंगे सबसे पहले। सिंपलेस्ट कौन सा था इसका, C4O3, ठीक है यही है। तो C4O3 हमें नहीं पता कितना नंबर है, तो मैंने बाहर क्या लिख दिया N, विच इज इक्वल टू व्हाट 228, कितना बेटा 288 ग्राम पर मोल, ठीक है बेटा। N निकालना, देखो इधर कार्बन कितना कंट्रीब्यूट करता है 12, एक कार्बन का 12, तो 4 कितना हो जाएगा, 3 ऑप्शन है, एक का कितना हो गया 16, यहाँ पे क्या आ गया मल्टीप्लाई N, हमें नहीं पता ना यार कितना क्वांटिटी इसकी सब्सक्रिप्ट में नहीं, मल्टीप्लाई N करके लिख लो, ठीक है। नहीं पता कितना नंबर है, इज इक्वल टू व्हाट 288 ग्राम पर मोल। तो यहां से क्या आप N की वैल्यू निकाल सकते हो, व्हाट 288, ये कितने हो गए 12 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 16, तो यहां से जो N की वैल्यू आएगी विच इज व्हाट 3। तो अगर N की वैल्यू 3 है तो ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा 12 और 9। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द अबव कंपाउंड व्हेन मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी इज गिवन। सही बात है कि नहीं, अदरवाइज वी कैन नॉट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। क्लियर है इतना, चलते हैं आगे। इतना समझ में आया बेटा सबको, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई कि भाई यहाँ से देखो सिंपलेस्ट रेशियो इज व्हाट C4 है। अब कितने नंबर है कार्बन के, ये तो सिंपल वाला है, सबसे सिंपल यही है C4H O3, ऐसे सिंपल ही, दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो में अब ये भी हो सकता है, सिंपलेस्ट रेशियो के अलावा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या पता सिंपल वाला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही बात है कि नहीं, तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड मोलर मास। तो हम लोगों ने क्या करा, जो गिवन मोलर मास था उसको किसके इक्वल रख दिया N मल्टीप्लाई C4O3, हमें नहीं पता कितना है, कितने नंबर है, 9 है कि 12 है कि 8 है, कितना है, तो हम लोगों ने उसको N से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 288, 288 डिवाइड बाय ये लेके आएगा तो N की वैल्यू पता चल जाएगी। N इज व्हाट वो क्वांटिटी जिससे आपने मल्टीप्लाई करा, तो उसका क्या आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं, तो यहां से आप एक रिलेशन देख सकते हो बेटा, एक रिलेशन निकालूंगा मैं, एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। क्या डिराइव कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू व्हाट N। लिखा जा सकता है ना, यही करा अपन ने। या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट वी कैन से N मल्टीप्लाई व्हाट, क्या बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला। N इज व्हाट, N इज द इंटीग्रल मल्टीपल, कि 2 गुना होगा, कि सिंपलेस्ट रेशियो का वो 2 गुना है, कि 3 गुना है, कि 4 गुना है द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास। सही बात है कि नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। डेफिनेशन देखो फटाफट से, व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला डिपिक्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन देयर सिंपलेस्ट रेशियो। इन दिस फॉर्मूला जो कि डिपिक्ट करता है क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स को इन देयर सिंपलेस्ट रेशियो इज व्हाट बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिपिक्टिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन कंपाउंड, है ना, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो इधर देखो एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा H2O2, मैं बोल रही हूँ H2O2 है हमारे पास, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ये तो हम लोगों ने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है OH मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट H2O2। तो ये क्या हो गया इसका, ये OH दिस थिंग, ये क्वांटिटी क्या है, दिस इज व्हाट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड दिस इज व्हाट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे ग्लूकोज की बात करो, ग्लूकोज क्या होता है बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है C6H12O6। सही बात है कि नहीं, व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या कॉमन है इसमें, कॉमन नंबर क्या है 6 कॉमन है, तो क्या लिख सकते हैं CH2O। तो ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट, ये क्या है, दिस इज व्हाट एम्पेरिकल फॉर्मूला, और ये यहाँ पे क्या है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही बात है कि नहीं। ऐसे ही मान लो एसिटिक एसिड का देख लो, क्या CH3COH, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखती हूँ मैं इसका, क्या हो गया C2 हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा 2 ऑक्सीजन हो गए। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा जा सकता है, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया एसिटिक एसिड का, एम्पेरिकल कैसे 2 कॉमन है,
तो इज द कॉमन यूनिट, मतलब कॉमन फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पे इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरेट हो जाए, तो क्या लिखे 2 मल्टीप्लाई CH2O2। तो दिस इज व्हाट, ये एसिटिक एसिड का क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला, और ये एसिटिक एसिड का क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक रिलेशन अपने आप ही समझ में आता है इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर में, क्या दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is nothing but we can say n multiply what बेटा empirical formula। ये रिलेशन अपने आप समझ में आती है, चीजें आता है समझ में इतना। चलिए हाँ क्लियर है। अब देखिए आप बोलोगे अब n क्या है, n इज द इंटीजर इंटीग्रल जिससे वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, n इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, जो कि फिर अपन को क्या देता है लास्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रोवाइड करता है। क्लियर है आपको। चलिए अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे क्या आते हैं, कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए वी हैव वन व्हाट टेबुलर मेथड, ठीक है। अब वो अपन देखते हैं क्या टेबुलर मेथड क्या है। टेबल की फॉर्म में हम लोग एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। क्लियर है बेटा। अब देखो वो टेबल कैसी है, क्या है, या कैसे डिटरमाइन करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहाँ पे बहुत सारे क्या रहेंगे, स्टेप्स विल बी देयर, स्टेप्स रहेंगे यहाँ पे, है ना। अब देखिए स्टेप्स मैं आपको नो डाउट लास्ट में लिखा दूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन के थ्रू अगर उसको समझे तो इट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू गाइस, राइट। स्टेप डोंट वरी, आई विल राइट ऑल द स्टेप्स इन द एट द एंड, बट सबसे पहले आप लोग अगर एक क्या बोल सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझे तो वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है, क्वेश्चन लिखती हूँ पहले। देखिए हम लोग किससे करना चाहेंगे, बेसिकली विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग, इस क्वेश्चन में क्या दिया गिवन हम लोग को, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका हम लोगों ने क्या करा एनालिसिस करा। ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस पे व्हाट वी हैव फाउंड दैट हम लोगों को डाटा गिवन है, कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है बाय मास। बेसिकली इन सबको क्या दिया हुआ है, परसेंट कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा, क्या दिया हुआ है इन सबका, परसेंट कॉम्पोजिशन, पीसी दिया हुआ है बाय मास, ठीक है। कार्बन का दिया हुआ, हाइड्रोजन का दिया, ऑक्सीजन का, और क्या दिया गिवन है, वेपर डेंसिटी गिवन है, ठीक है, समझ में आती। फाइंड द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, ठीक है, देखते हैं कैसे। मेथड फर्स्ट पे पहले आप लोग को दिखाती हूँ, व्हाट इज मेथड फर्स्ट, है ना। इसको एम फर्स्ट करके अपन लिख देते हैं। दूसरा मेथड टेबुलर मेथड है, वो भी देखेंगे। मेथड फर्स्ट, तो सबसे पहले इन लोगों को क्या दिया हुआ, परसेंट कंपोजिशन। अब क्या बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपको नहीं पता तो आप क्या करो, लिख लो ऐसे, कार्बन का एक्स लिख लो, है ना, हाइड्रोजन का वाई लिख लो और ऑक्सीजन का जेड लिख लो। नहीं पता तो हम लोगों ने एक्स वाई जेड के थ्रू लिख लिया, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ इसका, वेपर डेंसिटी गिवन। वेपर डेंसिटी कितने गिवन है बेटा, 83। अगर वेपर डेंसिटी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल गिव व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है। चलो अब देखो परसेंट कंपोजिशन कार्बन का कितना गिवन है बेटा इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, 57.82। तो लिखो 57.82 परसेंटेज इज इक्वल्स टू कितने कार्बन आइटम है, नहीं पता तो मैंने लिख दिया x। एक कार्बन 12 कंट्रीब्यूट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, 83 मल्टीप्लाई 2 कर दूं, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन का कितना गिवन है, सॉरी हाइड्रोजन का कितना गिवन है बेटा, 3.6। कितना गिवन है, 3.6%। तो क्या लिख दूं मैं, कितने हाइड्रोजन है नहीं पता तो मैंने y मल्टीप्लाई क्या कर दिया 1, y 83 मल्टीप्लाई 2। फिर ऑक्सीजन का कितना गिवन है बेटा, ऑक्सीजन का गिवन है हम लोग को 38.58 परसेंटेज इज इक्वल टू कितने ऑक्सीजन नहीं पता तो z लिख दिया मल्टीप्लाई 16, यहाँ पे क्या कर दे 83 मल्टीप्लाई 2। तो मुझे वो बताओ यहां से आप लोगों को क्या x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू पता चल जाएगी, चल जाएगा ना बेटा पता, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू पता चल जाएगी। हाँ मैम पता तो चल जाएगी कि कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने और ऑक्सीजन कितने, पता चल जाएगा। तो हम मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों निकाल सकते हैं। कैसे,
इधर आओ, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां से निकालोगे। अब मुझे वो बताओ फॉर्मूला क्या है, सी एक्स एच वाई और ऑक्सीजन जेड इज इक्वल्स टू व्हाट, 82 मल्टीप्लाई 2। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेसिकली जो हम लोगों ने निकाला है। तो एक बार मैं लिख देती हूँ इधर मॉलिक्यूलर वेट। अब कितने नंबर है आपको पता है, इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से क्या आप लोग निकाल सकते हैं, इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों निकाला जा सकता है ना। कैसे कैसे निकाला जा सकता है, देखो हम लोग को पता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका ये कुछ रहा है। एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल गई, मॉलिक्यूलर मास पता है, दोनों को इक्वल रखो 83 से मल्टीप्लाई करके, तो यू विल फाइंड आउट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। एक तो ये मेथड है इसको करने का। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड इज व्हाट, टेबुलर मेथड है। अब टेबुलर मेथड में क्या होता है, दिस इज आवर टेबुलर मेथड, ये टेबल ड्रॉ करनी पड़ती। आई विल गिव यू स्टेप्स आल्सो। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपके कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट, एलिमेंट देखो, एलिमेंट कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। उनका बाय मास परसेंट कंपोजिशन कितना कितना गिवन है, चेक करते हैं किसका कितना परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, फटाफट से देख लेते हैं। क्या परसेंटेज गिवन है, 57.82, 3.6, ठीक है, 57.82, यहाँ पे 3.6 और लास्ट में कितना था 38 पॉइंट, कितना गिवन है बेटा 38.58, 38.58, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला उसने, एटॉमिक मास लिखो, ठीक है। एटॉमिक मास का कितना होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। फिर इसने क्या बोला है, परसेंट कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास करके क्या निकालो, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ठीक है। निकालते हैं क्या, 57.82 डिवाइड बाय 12, यहाँ पे क्या आ रहा है 3.6 का 3.6 डिवाइड बाय 1, यहाँ पे कितना आ रहा है 38.58 डिवाइड बाय व्हाट 16। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रही है, इसकी आ जाएगी अराउंड 4.80, इसकी 3.6 ही आ रही है 1 से डिवाइड करने पे, है ना। इसका कितना आएगा अराउंड 2.40 के आसपास आएगा, इसका इतना आ रहा है, यही वैल्यूज आ रही है 4.80, 3.8 और 2.6 के आसपास इनकी हमारी क्या आ रही है बेटा वैल्यूज आ रही है। क्या क्या आ रहा है बेटा 4.80 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 3.6, फिर क्या आ रहा है हम लोग का ऑब्वियसली 2.40, ये हमारी क्या आ रही है बेटा वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अब सिंपल रेशियो में कन्वर्ट, किससे कन्वर्ट करना बेटा, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स। अभी बताइए दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो, नहीं तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल निकालेंगे कैसे, आई विल टेल यू कैसे निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हाउ विल कैलकुलेट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल। क्या बोलना है अपन को, डिवाइड ऑल दी रिलेटिव मोल्स by smallest value among them। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को इन सब से डिवाइड करने पे यू विल फाइंड व्हाट, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी बेटा, पिकअप करो उसको, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू 2.4, तो कितना आएगा यहाँ पे 4.80 डिवाइड बाय 2.40 पहला, फिर क्या आ रहा है बेटा 3.60 डिवाइड बाय 2.40, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2.40 डिवाइड बाय व्हाट बेटा, कितना आ रहा है बेटा 2.40, तो इसका तो कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, इसका कितना आ जाएगा 1.5 के आसपास आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा बेटा आई गेस 2 के आसपास इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। देखो आफ्टर डूइंग दिस स्टेप, दैट मैं लिख दूंगी आप यहाँ पे, आफ्टर डूइंग स्टेप हम लोग एक सिंपलेस्ट रेशियो क्रिएट कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर नहीं होता है तो हमें फिर उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। आफ्टर दैट we have created simplest ratio। आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर स्टेप हम लोग ये सिंपलेस्ट रेशियो क्रिएट कर लेते हैं। इफ इट इज नॉट, इफ होल नंबर इज नॉट
created, then we have to calculate, then we have to generate. अब आप देखो रेशो, देखो फटाफट से, इतना क्लियर है क्या क्या आ रहा है इसका रेशो? अगर मैं लिखना चाहूँ तो इधर लिख लेती हूँ साइड में, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन का कितना आ रहा है 2, इसका कितना आ रहा है 1.5 को क्या मैं 3/2 लिख दूं, ऑक्सीजन का कितना आ रहा था 1 आ रहा था। तो हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, क्या आएगा इसका, क्या लिख दे इसको, इस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा आएगा। कैसे आएगा, तो कार्बन का कितना आ रहा है 4, हाइड्रोजन का कितना आ रहा है 3, ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 2। तो ये जो क्रिएट हुआ है दैट इज व्हाट बेटा, दिस इज नथिंग बट वी कैन से एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये तरीका है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का बाय यूजिंग टेबुलर मेथड। कैसे, फिर से सिखा देती हूँ मैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, एलिमेंट्स लिखने हैं, एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन लिखना है, फिर उसमें परसेंट एटॉमिक मास लिखना है, उसके परसेंट कंपोजिशन और एटॉमिक मास को डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद क्या निकालना है उनका रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। दैट रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स शुड बी व्हाट, इन द सिंपलेस्ट रेशियो। तो अगर यहाँ पे आपका 2, 3, 4 आ रहा है तो यही रुक जाइए, आगे करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन में आ गया 1.5 है ना, तो आप उसको कन्वर्ट कर लो होल नंबर में, होल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ये आएगा। तो दिस इज व्हाट एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आप बोलोगे मैम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं अपन, क्या फॉर्मूला अपने पास अभी भी पढ़ा था, दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई, क्या करें बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या, मॉलिक्यूलर मास गिवन है अपन को, हाँ बिल्कुल गिवन है, कितना, क्या गिवन है मॉलिक्यूलर मास 83 मल्टीप्लाई 2। क्या n की वैल्यू पता है, नहीं पता। एम्पिरिकल फॉर्मूला का तो पता है, लेकिन 12 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या करें बेटा 1, 16 मल्टीप्लाई क्या करो बेटा 2। सेम मेथड, क्या यहां से n की वैल्यू आएगी, चल ले यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी 83 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 4, 3 प्लस 16 मल्टीप्लाई 32 के आसपास। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आती है वो कितनी आ रही है, कैलकुलेट करो फटाफट, जितने में पानी पीती हूँ। क्या आ रही है बेटा n की वैल्यू, यहाँ पे जल्दी से कैलकुलेट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू जो आपको मिलेगी इसको करने पे, विच इज व्हाट, कितनी आती है बेटा 83 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, तो n की वैल्यू यहाँ पे आएगी अप्रोक्सीमेटली आपकी 2। तो अगर आपको n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। हाँ मैम इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो कितना आएगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी आ रही है 2 मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था C4H कितना था बेटा 3, O क्या था 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज व्हाट C8H6 और O कितना आ गया O4। दिस इज व्हाट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये बताइए ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, क्लियर है, क्लियर है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों निकालने का तरीका क्लियर है। अब या तो वेपर डेंसिटी दे सकता है या मॉलिक्यूलर वेट दे सकता है डायरेक्टली आपको ये मेथड फॉलो करना है, दिस इज व्हाट टेबुलर मेथड। और इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था वो आपका मेथड फर्स्ट, जो कि एक नॉर्मल मेथड है। आप लोगों ने सबसे पहले जो भी इनका परसेंट कंपोजिशन गिवन है वो निकाला, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पर चल गई, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर पुट करा, वैसे ही जो जैसे अपन ने करा था भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, यहाँ से मल्टीप्लाई n कर दो इज इक्वल टू व्हाट बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास 82 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 2 गिवन था, इसका एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल गई, तो n की वैल्यू निकाल दो, तो एम्पिरिकल भी निकल जाएगा और मॉलिक्यूलर भी निकल जाएगा। तो दोनों मेथड से कर सकते हो आप, है ना, जो भी आपको इजी पड़े उसी से। क्लियर है कि नहीं इतना सबको, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, है ना। अब अपन क्या करते हैं, स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप अपन देखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के, देखते हैं पहला स्टेप क्या बोला उसने, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड परसेंट कंपोजिशन बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो क्या ये वाली चीज तो आपको गिवन है कि नहीं है भाई, दिस थिंग इज गिवन टू अस, ऑलरेडी गिवन टू, इफ इट इज नॉट गिवन टू अस तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट इट, बट मोस्ट ऑफ टाइम आपके एग्जाम में क्या होता है बेटा गिवन ही होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप चेक हो गया, सेकंड देखिए द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय देयर एटॉमिक वेट which it give you the atomic ratio of element present in the compound। सही बात है, इसके परसेंट कंपोजिशन को किससे डिवाइड करा था अपन ने,
एटॉमिक मास से। देन हम लोग को क्या बोले थे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मिले थे। थर्ड स्टेप, atomic ratio of each element is divided by the minimum value of atomic ratio as to get the simplest ratio of the atoms। यही करा था कि जितना भी अपन के पास एटॉमिक रेशियो आया था उसमें से जो सिंपलेस्ट वाला था उसको सबसे डिवाइड कर दिया था ताकि हम लोग को क्या मिल पाए, वी कैन गेट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। सही बात है। नेक्स्ट पे आओ, if the value of simplest ratio is fractional, then फ्रैक्शनल आया था, देन रेज द वैल्यू नियरेस्ट टू द होल नंबर और मल्टीप्लाई विद द सुटेबल कोएफिशिएंट टू कन्वर्ट इट इनटू होल नंबर। इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कोई फ्रैक्शन जो कोएफिशिएंट उसको सबको आता है, 10th में सीखा हुआ है। राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एज वी गॉट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। यही करा अपन ने, देख लो फिर से स्टेप में निकाल देती हूँ। एलिमेंट लिखे, एटॉमिक परसेंट कंपोजिशन लिखा, एटॉमिक मास लिखा, दोनों को डिवाइड करा, रेशियो मिला, सिंपलेस्ट रेशियो निकाला। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करा, इसमें जो इनका जो रेशियो आ रहा था एटम्स का, एटॉमिक रेशियो आ रहा था, उसको हम लोगों ने जो भी स्मॉलेस्ट था उसको डिवाइड किया सबसे, तो आ गया। फिर अगर यहाँ तक आने पे कई बार होल नंबर क्रिएट हो जाता है, सिंपल रेशियो क्रिएट हो जाता है, लेकिन अगर कोई फ्रैक्शनल बाकी है उसमें तो फिर हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, जो भी अपन नॉर्मल 10th में मेथड यूज करते हैं। फिर हम लोगों ने क्या लिख दिया, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है। अब आ जाओ नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी देख लो फटाफट से, है ना। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या लिखा है, फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना, बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। यही करा है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो भी प्रेजेंट था उन सबका एटॉमिक मास अपन ने कंबाइन करा था। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या बोला उसने, डिवाइड द मॉलिक्यूलर मास, डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली बाय द सुटेबल मेथड, जो की तरफ से भी डिटरमाइन किया है, बाय द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। यही करा है। वेपर डेंसिटी से अपन ने निकाला उसको मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई एन। अब उसने क्या बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बोला इसने, एम्पेरिकल फॉर्मूला को डिवाइड करके अपन एन की वैल्यू निकालनी, मल्टीप्लाई द एम्पेरिकल फॉर्मूला विद द सुटेबल एन एंड यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मेथड जो मैंने आपको सिखाया वो बस यहाँ पे किसमें लिखा हुआ बेटा, वर्ड्स में लिखा हुआ, दैट्स इट। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप लोगों ने क्वेश्चन से उसको समझा तो वो ज्यादा अच्छा रहा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट जो अपना बचा हुआ है विच इज व्हाट, क्या बचा है बेटा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास जैसा ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, बट क्वेश्चन आ जाते हैं। टॉपिक नहीं है, अभी जो अपन ने परसेंट कंपोजिशन पढ़ा है बस वही है, थोड़ा सा एक चीज बतानी है, उसमें आपका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे क्या है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाय मास, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.33% ऑफ आयरन बाय मास। ठीक है, कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इसमें कैलकुलेट करने के लिए अपन को बोला है। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो दिक्कत वाली बात होगी, है ना, कुछ गिवन ही नहीं है। अब देखो सबसे पहले आप लिख लो परसेंटेज कंपोजिशन। क्या लिख लो बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन। अगर आप इसका लिखते हो तो कैसे लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन आयरन का, देखो तो क्या लिखे, 0.33%। ठीक है, आयरन कितने हैं नहीं पता, वही तो नहीं पता, तो x मान लिया इसको। ठीक है, एक आयरन का कितना होता है 56। हीमोग्लोबिन का मोलर मास पता है क्या, नहीं पता है, तो क्या करें, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.33, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई दिस डिवाइड बाय व्हाट, 0.33। इसको जब आप डिवाइड करते हो, सुनिए, इसको इस क्वांटिटी के जब आप डिवाइड करते हो हीमोग्लोबिन वाली को, तो यू विल गेट अराउंड आंसर 16969.69 और x यहाँ पे इसके बगल में आता है, विच इज व्हाट, मॉलिक्यूलर मास। x नहीं कैलकुलेट करा मैंने, सिर्फ इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करा है, वो परसेंटेज का आप लोग देख लेना, ये वैल्यू आती है। अब आप बोलोगे कि मैम x दे रखा है तो हमें कैसे, क्या x पूरा मॉलिक्यूलर मास तो नहीं है ना, मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल तो है, अब इसका क्या करें, मुझे वो बताओ बेटा। इसलिए हमसे क्या पूछा है, व्हाट ही आस्क्ड अबाउट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे बताओ ये जो मॉलिक्यूलर मास आया है वो मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम तो पूछा ही नहीं, या मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्ट क्या वो तो पूछा ही नहीं,
व्हाट ही आस्क अबाउट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, क्या पूछा है इसने, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। ये मिनिमम कब होगा, जब बस x की वैल्यू, ये x क्या होगा मिनिमम, और ये x मिनिमम, जीरो मत बोलना, जीरो तो फिर मॉलिक्यूलर मास ही नहीं बचा। x मिनिमम क्या हो सकता है, अगर x इज इक्वल्स टू, x मिनिमम इज इक्वल्स टू 1 होगा, तभी तो ये जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो क्या रहेगा बेटा, मिनिमम, विच इज व्हाट 169.69 विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। समझ में आएगी नहीं बात। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या दे रखा है, इंसुलिन कंटेन 3.5% सल्फर बाय मास, द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द इंसुलिन इज, देखो अगेन क्या दे रखा है, सल्फर का 3.4% दे रखा है, ठीक है फाइन। कितने सल्फर है नहीं पता, तो मैंने इसको क्या मान लिया x, एक सल्फर कितना कंट्रीब्यूट करता है 32, इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या कर दें x 32 3.4, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट आंसर अराउंड 9.41.17 के आसपास आपको आंसर मिल जाएगा। और x क्या रहेगा आपका, x मल्टीप्लाई में रहेगा इसके, है ना, x क्या रहेगा मल्टीप्लाई पे रहेगा, तो ये आ रहा है आपका मॉलिक्यूलर मास। क्या आ रहा है बेटा, ये आपका मॉलिक्यूलर मास। मुझे एक बात बताइए, ये जो भी आपका मॉलिक्यूलर मास आया है, ये जो भी आपका यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आया है, वो मिनिमम है मैक्सिमम, वो कौन डिसाइड करेगा, ये x डिसाइड करेगा यार। तो x मिनिमम कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा, mw आएगा, वो क्या है बेटा मिनिमम आएगा, विच इज अराउंड व्हाट 941.17 इज व्हाट मिनिमम मास ऑफ व्हाट इंसुलिन। मैक्सिमम पूछे तो फिर उसको नंबर देना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं, कुछ डाटा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तभी जाके हम लोग बता पाएंगे कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। परसेंट कंपोजिशन जैसा ही है, सेम है, कुछ चेंज नहीं करना, बस वो x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो, x की वैल्यू अगर आप क्या रखते हो बेटा 1 रखते हो, जो भी आपका मॉलिक्यूलर मास आता है, तो दैट विल गिव यू व्हाट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। समझ में आती है बात इतनी। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कवर करे, हम लोगों ने क्या देखा, एम्पेरिकल देखा, मॉलिक्यूलर देखा, परसेंट कंपोजिशन देखा, वेपर डेंसिटी देखी और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास देखा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज व्हाट बेटा स्टाइकियोमेट्री। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, स्टाइकियोमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।